वेलकम टू ऑनलाइन कक्षा। आज के सेशन में हम टैली प्राइम को जीरो से स्टार्ट कर रहे हैं। ये कोर्स हम बेसिक से लेकर एडवांस तक पूरा सीखेंगे, जिसमें मॉक टेस्ट, नोट्स, प्रैक्टिस सीट, प्रोजेक्ट आदि शामिल किए गए हैं तथा एक रियल कंपनी या शॉप में किस प्रकार से काम होता है उसको पूरा का पूरा विस्तार से इस सेशन में बताया जाएगा। और आगे जितने भी सेशन होंगे उस पूरे सेशन में आपको टैली से संबंधित, टैली प्राइम से संबंधित मास्टर्स क्लासेस आपको वहां पे अवेलेबल होगी। और कैसे टैली में रजिस्ट्रेशन किया जाता है और कैसे गवर्नमेंट को टैक्स पे किया जाता है तथा ये सब हम आने वाली क्लासेस में विस्तार से पढ़ेंगे। तथा ये क्लासेस यूट्यूब तथा वेबसाइट दोनों पर लगेगी। वेबसाइट की लिंक हमने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल करवा दी गई है, जहां पर जाकर आप कोर्स को एनरोल कर सकते हैं। ये हमारे टैली प्राइम सेशन का फर्स्ट लेक्चर है, जिसमें हम सबसे पहले इसमें टैली प्राइम को पढ़ने से पहले हम अकाउंटिंग को पढ़ेंगे कि अकाउंटिंग क्या होती है, अकाउंटिंग के क्या फंडामेंटल्स होते हैं और अकाउंटिंग का उपयोग कहाँ पे किया जाता है और अकाउंटिंग का क्या रोल होता है कि टैली में, टैली का जो सॉफ्टवेयर होता है उस सॉफ्टवेयर में अकाउंटिंग का क्या मतलब होता है और अकाउंटिंग का जो बेसिक फंडामेंटल वगैरह होते हैं वो क्या पढ़ते हैं। तो सबसे पहले जो बेसिक ऑफ अकाउंटिंग का मतलब, यानी सबसे पहले अकाउंटिंग की जो मीनिंग होती है उसका मतलब होता है कि लिखना। अकाउंटिंग का मतलब होता है लिखना, यानी जितने भी लेन देन है, समस्त प्रकार की लेन देन को लिखना क्या कहलाता है, अकाउंटिंग कहलाता है। और इसको कैसे मौद्रिक रूप से लिखना, यानी जैसे मान लो किसी को आपने 500 रुपये उधार दिए हैं, तो उस 500 रुपये को आप कहीं पे भी लिखते हो, जैसे आप उसको पेन पेपर को लेके या फिर पेपर पर लिख देते हो तो भी वो अकाउंटिंग कहलाएगा, या फिर आप उसको डिजिटली रूप में कंप्यूटर में लिखते हो तो भी वो अकाउंटिंग कहलाएगा। तो इसकी जो मीनिंग्स ऑफ अकाउंटिंग यानी मीन्स ऑफ अकाउंटिंग का मतलब होता है अकाउंटिंग का क्या मतलब है, तो डेफिनेशन हो जाएगी व्यवसाय यानी बिजनेस, व्यवसाय यानी बिजनेस से संबंधित समस्त प्रकार के लेन देनों को लिखना ही क्या कहलाता है, अकाउंटिंग कहलाता है। उसके बाद में मेथड ऑफ अकाउंटिंग, यानी अकाउंटिंग के कौन कौन से मेथड है, तो इसमें 3 टाइप्स के मेथड होते हैं अकाउंटिंग के। और उसमें पुराने समय में किस प्रकार से अकाउंटिंग की जाती थी, आज के समय में कैसे किस यहाँ पर किस प्रकार से अकाउंटिंग की जाती है, और सबसे प्रचलित जो अकाउंटिंग सिस्टम है वो कौन सा है। तो मेथड ऑफ अकाउंटिंग में हम 3 टाइप्स के सिस्टम पढ़ेंगे, यानी 3 टाइप्स ऑफ सिस्टम पढ़ेंगे, जिसमें पहला हो जाएगा सिंगल एंट्री सिस्टम, दूसरा हो जाएगा डबल एंट्री सिस्टम और तीसरा हो जाएगा महाजनी एंट्री सिस्टम। सिंगल एंट्री सिस्टम में क्या होता था कि एक पृष्ठ पर पूरे के पूरे लेन देन को एक ही पृष्ठ पर यानी एक ही पक्ष में कर दी जाती थी लेन देन पूरी की पूरी। जैसे जितने भी कंपनी में पेमेंट आता है उसको भी एक ही लाइन में और एक ही पृष्ठ पर और एक ही पक्ष में, और जितना कंपनी से अमाउंट जाता है या धन जाता है उसका भी एक ही लाइन या फिर एक ही पृष्ठ में वो एंट्रियां कर दी जाती थी। उसके बाद में इसमें क्या समस्या आती थी कि वार्षिक पुस्तांक निकालते समय, यानी जो वार्षिक रिपोर्ट होती है वो वार्षिक रिपोर्ट निकालने में इसमें क्या होती थी, समस्या आती थी। और डबल एंट्री सिस्टम में क्या होता था कि इसमें 2 पक्ष होते थे, उन 2 पक्षों के आधार पर जिसमें जो धन या फिर जो कंपनी में जो करेंसी आती थी उसको एक साइड लिखा जाता था और दूसरी साइड जो कंपनी से धन निकलता था या फिर कंपनी से जो राशि निकलती थी उसको दूसरी साइड लिखा जाता था, जिससे कि वार्षिक रिपोर्ट निकालने में आसानी होती थी। उसके बाद में बात करें महाजनी एंट्री सिस्टम, तो महाजनी एंट्री सिस्टम डबल एंट्री सिस्टम पर ही आधारित है और डबल एंट्री सिस्टम पर आधारित है, लेकिन इसका उपयोग प्राचीन समय में किया जाता था, क्योंकि इसमें राजा महाराजा प्राचीन समय में जिस एंट्री सिस्टम का उपयोग करते थे अकाउंटिंग के लिए तो थी, यानी एक लाल पृष्ठ की एक पुस्तक होती थी और उसके जो पन्ने होते थे वो पीले कलर के वो पेपर होते थे, पीले कलर के पेपर होते थे, उसमें वो क्या करते थे, अपनी एंट्रियां करते थे। इसलिए इस एंट्री सिस्टम का नाम हो गया महाजनी एंट्री सिस्टम। इसमें जो सबसे प्रचलित एंट्री सिस्टम है वो है डबल एंट्री सिस्टम, क्योंकि बड़े व्यापारी, आजकल बड़े व्यापारी होते हैं वो डबल एंट्री सिस्टम का उपयोग करते हैं। सिंगल एंट्री सिस्टम का उपयोग आज के समय में बड़े व्यापारी नहीं करते हैं, इसलिए
जो एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि निम्नलिखित में से कौन सा एंट्री सिस्टम सबसे प्रचलित या लोकप्रिय है, तो उसमें जो ऑप्शनल ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होते हैं उसमें आपको डबल एंट्री सिस्टम को क्लिक करना है, क्योंकि डबल एंट्री सिस्टम का उपयोग बड़े व्यापारी आज के समय में करते हैं। उसके बाद में इसकी जो डेफिनेशन है वो आपको डिटेल वाइज लिख के दे दी है, क्योंकि सिंगल एंट्री सिस्टम में क्या होता था, इस विधि के अंतर्गत लेखांकन एक पक्ष के आधार पर किया जाता था, और इसमें लेखांकन करने पर वर्ष के अंत में, वर्ष के अंत का मतलब होता है इसमें आप जैसे वर्ष का नॉर्मल जो होता है उसमें शुरुआत होती है 1 जनवरी से और 31 दिसंबर तक ये मंथ चलता है, लेकिन वित्तीय वर्ष होता है जो हम अकाउंटिंग में काम में लेंगे, टैली वगैरह में काम में लेंगे, उसमें वित्तीय वर्ष को काम में लेंगे। इस वित्तीय वर्ष की शुरुआत हमेशा 1 अप्रैल से होती है, 1 अप्रैल से लेकर 31 मार्च तक, यानी वित्तीय वर्ष की जो शुरुआत होती है वो 1 अप्रैल, और इसका जो वित्तीय वर्ष का अंत होता है वो 31 मार्च को होता है। फिर नए वित्तीय वर्ष की शुरुआत वापस 1 अप्रैल से होती है। लेकिन इसका मतलब यह है कि अकाउंटिंग में जितने भी हम वर्ष का बात करेंगे, यानी ईयर्स की बात करेंगे, तो इसमें हम वित्तीय वर्ष की ही बात करेंगे, जो कि 1 अप्रैल से ही शुरू होगा। जो जनरल ईयर है यानी सामान्य वर्ष है, उसका इस अकाउंटिंग के फील्ड में कोई मतलब नहीं है। यदि आपको वर्ष कहीं पे भी वर्ष का जिक्र किया जाता है तो वहां पे आपको वित्तीय वर्ष 1 अप्रैल से 31 मार्च के बीच में ही आपको मानना है। उसके बाद में इसमें क्या समस्या आती है सिंगल एंट्री सिस्टम में कि वार्षिक यानी वार्षिक उच्चांक निकालते समय, यहाँ पे आर्थिक नहीं है वार्षिक है, ठीक है, यहाँ पे वार्षिक कर देना, वार्षिक उच्चांक निकालते समय बहुत कठिनाई होती है। अतः इस विधि का उपयोग वर्तमान में बड़े व्यापारी नहीं करते हैं। सिंगल एंट्री सिस्टम का उपयोग वर्तमान में बड़े व्यापारी नहीं करते हैं। डबल एंट्री सिस्टम में क्या होता है कि जो एंट्रियां होती है वो दोहरे पक्ष में की जाती है, यानी जो लेन देन का जो लेखांकन है, यानी जो लिखते हैं वो 2 पक्षों में लिखते हैं, एक इस पक्ष की तरफ और एक, यानी जो कंपनी में राशि या धन आता है वो एक साइड लिखा जाता है, और जो धन या कंपनी से निकलती है वो दूसरी तरफ लिखते हैं। तो इस विधि के अंतर्गत लेखांकन दोनों पक्षों के आधार पर किया जाता है। इस विधि के अंतर्गत लेखांकन करने पर वर्ष के अंत में यहाँ भी वार्षिक उच्चांक निकालते समय बहुत कम कठिनाई आती है, यानी इसमें वार्षिक उच्चांक को निकालना, यानी वार्षिक जो रिपोर्ट होती है उसको निकालना आसान होता है। अतः व्यवसाय का हिसाब किताब आसानी से आपको यहाँ मिल जाता है। इसलिए जो इस विधि का उपयोग वर्तमान में बड़े व्यापारी करते हैं, और टैली प्राइम में जो एंट्रियां हैं वो हम डबल एंट्री सिस्टम में भी करेंगे, और इसमें टैली में सिंगल एंट्री सिस्टम में भी एंट्रीज करेंगे कि सिंगल एंट्री सिस्टम में एंट्रियां कैसे होती है और डबल एंट्री सिस्टम में एंट्रियां कैसे होती है। उसके बाद बात करें महाजनी एंट्री सिस्टम की, तो इस विधि के अंतर्गत लेखांकन तो दोनों पक्षों के आधार पर किया जाता है, लेकिन ये भारत की प्राचीन विधि है, यानी इसमें राजा महाराजाओं के काल में इस विधि का उपयोग किया जाता था। इस विधि में लेखांकन केवल पुस्तकों में ही किया जाता था, इसमें कोई डिजिटली रूप में कोई लेखांकन नहीं होता था, इसमें केवल पुस्तकों में ही लेखांकन किया जाता है। इसमें पुस्तक लाल जिल्द छड़ी पेपर पीले पेपर की बनी होती है, इसका मतलब लाल पृष्ठ की तथा पीले पेपर की बनी होती है, तथा इसकी जो लैंग्वेज होती थी वो क्षेत्रीय का मतलब यानी जो दुकानदार है या फिर जो व्यापारी है जिस क्षेत्र का है उस क्षेत्र की जो भाषा होती है उसी भाषा में लेखांकन किया जाता था। इसके बाद में बात करें टाइप ऑफ बिजनेस का मतलब होता है व्यवसाय। टाइप्स का मतलब होता है प्रकार, यानी व्यवसाय के प्रकारों के बारे में बात करें तो इसमें बहुत सारे प्रकार होते हैं, लेकिन 3 प्रकार बताए हुए हैं कि कौन कौन से बिजनेस किस कैटेगरी में आते हैं। तो इसमें पहला हो जाएगा सर्विस बिजनेस, दूसरा हो जाएगा ट्रेडिंग बिजनेस, और तीसरा हो जाएगा मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस। सर्विस बिजनेस में क्या होता था, केवल सर्विस का मतलब होता है सेवा, और बिजनेस में क्या होता था, इसमें सर्विस के साथ साथ में माल जिसको बोलते हैं गुड्स माल या सामान। अब यहाँ गुड्स का मतलब सामान हो जाएगा, जहां भी गुड्स लिखा होगा उसका मतलब है सामान, ठीक है। अकाउंटिंग में जहां भी गुड्स लिखा हुआ आपको मिले उसका मतलब होता है सामान, ठीक है। गुड्स का मतलब अच्छा भी होता है, लेकिन अकाउंटिंग में जो गुड्स आपको जहां भी गुड्स ऑप्शन मिले या जहां भी गुड्स आपको वर्ड मिले वहां पर आपको समझना है उसका मतलब होता है सामान, और सर्विस का मतलब होता है सेवा। तो सर्विस बिजनेस में केवल सेवाएं दी जाती है, जैसे एजुकेशन हो गया,
तो एजुकेशन है तो वो एजुकेशन वाली जो संस्था है वो सर्विस बिजनेस हो जाएगा, केवल सर्विस प्रदान करती है। उसके बाद में ट्रेडिंग बिजनेस में सर्विस के साथ साथ में आपको गुड्स या सामान बेचा जाता है। जैसे कंप्यूटर की कोई भी बिजनेस है, कंप्यूटर का बिजनेस है, तो इसमें क्या होता था, कंप्यूटर जो सामान तो बेचता है, इसके साथ में कंप्यूटर में कई सर्विसेज लगती है, जैसे इसकी रिपेयर वगैरह सर्विसेज होती है, तो वो सर्विसेज साथ में बेचती है कंपनी, तो वो हो जाएगा ट्रेडिंग बिजनेस। और मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस का मतलब होता है, एक होता है कच्चा माल, और कंपनी क्या करती है, कच्चे माल को खरीदती है, उसके बाद में इस पर प्रोसेस करके इसको तैयार माल में कन्वर्ट करती है, जिसे बोलते हैं मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस। यानी इसमें क्या करते हैं, कच्चे माल को खरीद कर फिर आगे उसको जोड़कर और पक्का माल बनाकर उसको तैयार माल बनाकर वापस बाजार में बेचा जाता है, जिसे मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस कहते हैं। तो इसकी जो डेफिनेशन है आपको यहाँ मिल जाएगी, सर्विस बिजनेस इस प्रकार के व्यापार में मानवीय सेवाओं का आदान प्रदान, सेवाओं का मतलब सर्विस ही होता है, सर्विस का आदान प्रदान किया जाता है। इस व्यापार में सेवा का मूल्य समय और स्थान के अनुसार परिवर्तित होता रहता है। यानी इसमें क्या हुआ, जैसे मान लो कहीं पर एजुकेशन है वो क्या है, सस्ता मिलता है, और कहीं पे जैसे बड़ी बड़ी सिटियां हैं तो वहाँ पे एजुकेशन है वो क्या मिलता है, महंगा मिलता है। तो इस सर्विस बिजनेस में क्या हो जाएगा कि अब सामान मान लो कि आपके यहाँ पे कोई पेन या कॉपी 5 रुपए की मिल रही है, 5 रुपए की पेन है वो 5 रुपए में मिल रही है, और वो बड़ी सिटी में वो भी 5 रुपए की ही मिलेगी। तो ट्रेडिंग बिजनेस में क्या हो जाएगा कि समय के अनुसार या फिर मूल्य स्थान के अनुसार नहीं बदलता है। सर्विस बिजनेस में क्या है, मूल्य स्थान के अनुसार परिवर्तित होता रहता है। इस व्यापार का उपभोक्ता से सीधा संबंध होता है। इसका मतलब क्या हुआ, व्यापार का उपभोक्ता का मतलब क्या हुआ, जैसे ही कस्टमर है उस कस्टमर का सीधा कनेक्शन होता है कि बिजनेस से। जैसे मान लो आपने किसी कोचिंग से कोई ऑनलाइन कोर्स वगैरह ले रखा है जो कि सर्विस बिजनेस में आता है, तो उसमें ये सीधी किसको देती है, कस्टमर की। इसके बीच में कोई भी ऑर्गेनाइजेशन या संस्थाएं नहीं होती है। तो ये डायग्राम द्वारा सीधा बताया गया है कि सर्विस है और ये सीधी कस्टमर के द्वारा यहाँ पे इंक्लूड रहती है। उसके बाद में बात करें ट्रेडिंग बिजनेस की, तो इस प्रकार के व्यापार में सेवाओं के साथ साथ वस्तुओं का मतलब हो जाएगा यहाँ पे गुड्स या सामान का भी आदान प्रदान बाजार के उचित मूल्य पर किया जाता है। इसमें जो वस्तु है वो बाजार के रेट में ही बिकेगी, उससे यानी कम या ज्यादा नहीं होगी। इस व्यापार का उपभोक्ता से सीधा संबंध होता है, और इसी व्यापार में भी क्या होता है, उपभोक्ता का सीधा संबंध होता है, परंतु इसके मध्य बाजार की मांग भी होती है। इसमें सीधा संबंध भी होता है, और कहीं पे भी क्या इसके बीच में डिस्ट्रीब्यूटर भी होते हैं, तो वो डायग्राम से बताया गया आपको। उसके बाद बात करें मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस को, तो मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस का मतलब है कि कच्चा माल खरीदेगा, उसको प्रोसेस करके उसको नई नई वस्तुएं बनाकर बाद में वापस बाजार में बेची जाती है, जिसको मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस कहते हैं। इस प्रकार के व्यापार में मानवीय सेवाओं के द्वारा नई नई वस्तुओं का निर्माण किया जाता है। इस व्यापार में कच्चा माल खरीदकर उसका रूप परिवर्तित करके नई वस्तु बनाई जाती है, जिससे उपयोग हेतु बाजार में बेचा जाता है। इस व्यापार का उपभोक्ता से सीधा संबंध नहीं होता है। इसमें सीधा संबंध उपभोक्ता से नहीं होगा, यानी कस्टमर का सीधा संबंध। इसमें क्या होगा, पहले वो नई माल यहाँ पे नया तैयार करके वापस इसको मार्केट में बेचेंगे, मार्केट से आगे कस्टमर इसको परचेज करेगा। तो इसका जो सीधा डायरेक्ट जो संबंध है वो कस्टमर से नहीं होता है, कंपनी का या बिजनेस का। इसमें मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस में जैसे मान लो आपने एक कंप्यूटर देखा होगा, ठीक है। अब ये कंप्यूटर है, ये मान लो आपकी कोई मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है, वो पहले क्या करेगी, इसके जो रॉ मटेरियल या फिर इसको कच्चा माल भी बोलते हैं, रॉ मटेरियल, तो वो क्या करेगी, इसका रॉ मटेरियल खरीदेगी। जैसे मान लो रैम खरीद ली, मदरबोर्ड खरीद लिया, और बहुत सारे इसमें कैबिनेट वगैरह हो गए, कैबिनेट एसएसडी हो गई, बहुत सारे जो रॉ मटेरियल जो कंप्यूटर में काम में लिए जाते हैं वो रॉ मटेरियल खरीदेगी, और उसके बाद में इसके ऊपर प्रोसेस करके कंप्यूटर को तैयार करेगी, और ये कंप्यूटर वापस आगे मार्केट में बेचेगी, और इस मार्केट से वापस आप यानी कस्टमर इसको परचेज करेगा। तो इसमें कस्टमर का सीधा कनेक्शन नहीं रहता है, यानी सीधा डायरेक्ट कोई संबंध नहीं रहता है किससे, बिजनेस से। उसके बाद में आगे बात करें टाइप्स ऑफ अकाउंट्स की, यानी अकाउंट्स का मतलब होता है खाते, ठीक है। अकाउंट्स का मतलब होता है खाते। जैसे मान लो आपने 500 रुपए है, ठीक है,
आपसे कोई 500 रुपये मांग रहा है, यानी रमेश उधार मांग रहा है, तो रमेश के नाम से जो अकाउंट्स बनता है या खाता बनता है, जिसको अपन क्या कहते हैं, रमेश के नाम से एंट्री की जाती है, उस एंट्री को ही अकाउंट्स बोलते हैं, उसको खाता बोलते हैं। ठीक है। अब ऐसे ही जैसे किसी को उधार देते हैं तो उसके नाम से बन गया, या फिर जैसे मान लो 500 पेन खरीदी है, तो 500 पेन्स का जो एंट्री होगी वो एंट्री क्या कहलाएगी, वहां पे अकाउंट कहलाती है। तो अकाउंट 3 टाइप्स के होते हैं, रियल अकाउंट होता है, दूसरा पर्सनल अकाउंट होता है, और तीसरा नॉमिनल अकाउंट होता है। पर्सनल अकाउंट पहले देख लेते हैं। पर्सनल अकाउंट का मतलब है व्यक्ति, या फिर इसको पर्सन बोल सकते हैं, पर्सन या फिर कोई कंपनी के नाम से जो खाते बनते हैं, नाम से जो अकाउंट्स बनते हैं, उनको रियल अकाउंट्स के अंदर लेते हैं। जैसे मान लो यहाँ रमेश हो गया था, तो ये रमेश के नाम से जो भी खाता बनेगा तो वो कौन से अकाउंट्स में आएगा, पर्सनल अकाउंट में आ जाएगा। उसके बाद में मान लो माई हैंडीक्राफ्ट, ये कोई कंपनी का नाम है, तो इसका जो अकाउंट बनेगा माई हैंडीक्राफ्ट का, तो वो अकाउंट का जो टाइप होगा वो पर्सनल अकाउंट होगा। उसके बाद में बात करें रियल अकाउंट की, तो रियल अकाउंट में सबसे पहले आपको ध्यान रखना है कि संपत्तियों के जितने भी अकाउंट है वो रियल अकाउंट में आ जाएगा। संपत्तियों का मतलब हो जाएगा, जैसे आपके पास में कंप्यूटर पड़ा है, वो आपकी कंपनी के लिए संपत्ति है। संपत्ति का मतलब होता है धन, यानी जितना भी धन आपकी कंपनी में, और धन के नाम से जो भी खाते बनेंगे, जैसे कंप्यूटर खरीद रहे हो तो आपके पास में आपकी कंपनी में कंप्यूटर के नाम से खाता बनेगा, यानी कंप्यूटर के नाम से एंट्री करोगे आप, तो वो एंट्री करोगे, इसका मतलब वो क्या है, एक अकाउंट से खाता है, तो कंप्यूटर के नाम से जो अकाउंट्स बनेगा, तो उस अकाउंट्स का जो टाइप होगा वो रियल अकाउंट होगा, क्योंकि कंप्यूटर हमारी कंपनी के लिए ये क्या है, संपत्ति है। उसके बाद में बात करें आगे बिल्डिंग की बात करें, तो बिल्डिंग भी एक प्रकार की संपत्ति है, यानी ये हमारे व्यवसाय या बिजनेस के लिए क्या संपत्ति। फर्नीचर हो गया, फर्नीचर भी संपत्ति है, फर्नीचर भी हमारे बिजनेस के लिए संपत्ति। उसके बाद में बात करें कैश की, तो कैश भी हमारे जितने भी कंपनी में कैश या पैसे पड़े हैं वो भी हमारे लिए क्या होती है, संपत्ति होती है। तो उसका भी जो अकाउंट्स है वो टाइप्स ऑफ अकाउंट रियल अकाउंट में जाएगा। उसके बाद में बात करें कार की, तो कंपनी की जो कार है या फिर वो भी एक धन, यानी जितने भी धन या संपत्ति है उसको रियल अकाउंट में लेते हैं। और व्यक्ति के पर्सनल नाम, व्यक्ति या कंपनी के पर्सनल नाम से जो खाते बनते हैं उसको पर्सनल अकाउंट्स में। नॉमिनल में आपको 4 नाम ध्यान रखने हैं सिर्फ, लाभ, हानि, खर्चा एवं आय, यानी जितना प्रॉफिट हो गया वो हो जाएगा प्रॉफिट, और हानि का मतलब हो जाएगा लॉस, खर्चे का मतलब हो जाएगा एक्सपेंसेस, और आय का मतलब हो जाएगा इनकम। यानी रियल अकाउंट में क्या, इस प्रकार के खातों के अंतर्गत व्यवसाय से संबंधित समस्त प्रकार की संपत्तियां जितनी भी है या फिर भौतिक वस्तुएं जितनी भी है उसके जो खाते हैं वो रियल अकाउंट में आते हैं। जैसे आपने पढ़ा था बिल्डिंग, कंप्यूटर, फर्नीचर, कैश और कार। उसके बाद में पर्सनल अकाउंट, इसके अंतर्गत व्यवसाय में संबंधित सभी प्रकार की व्यक्तियों व संस्थाओं से संबंधित जो खाते आते हैं, जैसे कस्टमर हो गया, सप्लायर वगैरह हो गया। कस्टमर और सप्लायर के खाते, यानी रमेश हो गया, या फिर जो जिस कंपनी से अपन सामान खरीदते हैं वो हो जाएगी सप्लायर, यानी जो यानी हमारी कंपनी है जिस कंपनी से या फिर जिस संस्था से सामान खरीदती है वो हो जाएगी सप्लायर, और जिसको बेचते हैं वो हो जाएंगे हमारे लिए कस्टमर। तो कस्टमर और सप्लायर के जितने भी खाते हैं यानी वो पर्सनल होते हैं तो वो पर्सनल अकाउंट में आएंगे। उसके बाद में बात करें नॉमिनल अकाउंट में, तो नॉमिनल अकाउंट में आपको खर्चे, खर्चे का मतलब होता है एक्सपेंसेस, और हानि का मतलब होता है लॉस, लाभ का मतलब होता है प्रॉफिट, और आय का मतलब होता है इनकम, यानी इनकम से ये जो 4 टाइप्स है, खर्चे, हानि, लाभ और इनकम, यानी प्रॉफिट, लॉस, एक्सपेंसेस और इनकम के जो खाते आते हैं वो नॉमिनल अकाउंट में लेते हैं। जैसे सैलरी हो गई, यानी आपकी कंपनी में जो भी एम्प्लॉय काम करते हैं, जो भी मजदूर काम करते हैं उनको सैलरी देनी पड़ती है, तो सैलरी क्या हो जाएगी, यानी उस कंपनी के लिए खर्चा हो जाएगा, सैलरी हो जाएगी। टेलीफोन बिल, यानी उस कंपनी में जो बिल टेलीफोन लगा हुआ उसका बिल होता वो भी क्या हो जाएगा, खर्चा हो जाएगा। किसी को डिस्काउंट दे दिया तो वो भी क्या हो जाएगा, खर्चा हो जाएगा। इंटरेस्ट यानी ब्याज हो गया, ब्याज का मतलब ये हमारे लिए क्या हो जाएगा, उस कंपनी के लिए लाभ हो जाएगा, तो भी लाभ के खाते भी किस में जाते हैं, नॉमिनल अकाउंट में जाते हैं।
उसके बाद अगली क्लास में हम ग्रुप्स ऑफ टैली पढ़ेंगे, यानी टैली के कौन कौन से ग्रुप्स होते हैं उसके बारे में पढ़ेंगे, और इस ग्रुप्स का क्या मतलब होता है, टोटल कितने प्राइमरी ग्रुप्स होते हैं, कितने सब ग्रुप होते हैं, और प्रत्येक ग्रुप का उपयोग कहाँ पे किया जाता है, क्यों किया जाता है। और ये जितने भी ग्रुप्स है थ्योरिकल में आपको ग्रुप्स और बाकी जो अभी इस क्लास में पढ़ी थी इतनी आप यदि इसमें थ्योरी पढ़ लेते हो तो आगे की जो प्रैक्टिकल क्वेश्चन है वो करने बहुत ही आपके लिए आसान हो जाते हैं, इंट्रिया करनी बहुत ही आसान हो जाती है। इस जो ग्रुप्स ऑफ टैली है इसके लिए एक स्पेसिफिक क्लास बनेगी, जो कि हम लेक्चर नंबर 2 में हम टोटल ग्रुप्स ऑफ टैली पढ़ेंगे, जिसमें प्राइमरी ग्रुप और सब ग्रुप को देखेंगे, और इन सभी ग्रुप्स को डेफिनेशन यानी इसकी परिभाषाएं वगैरह इस सेकंड सेशन में हम देखेंगे।